आजादी के अमृत काल में मुझे तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश पे अमृत वर्षा हो रही है और सारी दुनिया से बाहें फैला के आप सब मध्य प्रदेश पधारे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और इंदौर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। माड़ने मड़े हुए हैं, रंगोली सजी हुई है, विद्युत बल्ब की लड़ियों से इंदौर को सजाया गया है। और इंदौर में झगड़ा इस बात का था कि होटल में क्यों ठहरा रहे हो, हमारे घर ले आओ ना हमारे प्रवासी भारतीय भाई और बहनों को। एक अद्भुत उत्साह का और उमंग का वातावरण है। आप सबने भी इस कार्यक्रम को अविस्मरणीय बनाने के लिए कल इंदौर में ग्लोबल गार्डन बनाया है और 66 देश के प्रवासी भारतीय बहनों और भाइयों ने इंदौर के भाई और बहनों के साथ पेड़ लगाने का काम किया है। भारत माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। आज सारा देश प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने झाड़ू उठाई और इंदौर ने तो ऐसी उठाई कि स्वच्छता में सिक्सर मार दिया, छक्का लगाया। ओवरऑल मध्य प्रदेश भी नंबर 1 है स्वच्छता में। प्रधानमंत्री जी के एक एक मंत्र को मध्य प्रदेश ने अक्षरशः साकार करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो मध्य प्रदेश ने रोड मैप बनाया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारे देश को बनाना है, तो मध्य प्रदेश ने बना लिया $550 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का अपना रोड मैप और टारगेट। उस पर हम तेजी से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबने भी मध्य प्रदेश में कल गहरी रुचि जताई है। आर्थिक शक्ति, ज्ञान की शक्ति और आत्मनिर्भर शक्ति हमारा भारत बने, इसके लिए आप सबके अलग अलग प्रपोजल और प्रस्ताव भी है। मैं तो आज केवल इतना कह सकता हूं, और ये मैं कह रहा हूं तो केवल मुख्यमंत्री के नाते नहीं, भारत के एक नागरिक के नाते, कि 100 साल पहले हुए थे नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने कहा था, और ये मैं कह रहा हूं तो केवल मुख्यमंत्री के नाते नहीं, भारत के एक नागरिक के नाते, कि 100 साल पहले हुए थे नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने कहा था कि सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके जाग रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है, बैठ रही है। एक नरेंद्र ने कहा था और दूसरे नरेंद्र के रूप में आज सचमुच में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ये हो रहा है। आज भारत दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश दे रहा है। पश्चिमी देश और रूस से अगर कोई कह सकता है तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी के युद्ध नहीं, शांति चाहिए। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो हमारे बच्चे कैसे निकले? प्रधानमंत्री जी ने 4 मंत्री सीमाओं पर भेजे, लेकिन हमारे छात्रों ने, विद्यार्थी बेटा बेटियों ने हाथ में तिरंगा लिया और आगे बढ़ गए, तो रूस की फौजें भी रुक गई और यूक्रेन भी ठिठक गया। भारत का तिरंगा लेके वो सुरक्षित निकल के आ गए। पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण की राह दिखाने वाले नरेंद्र मोदी जी, हम सबका संकल्प है कि उनके नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ के कई मामलों में देश का नेतृत्व करे। एक बार मैं फिर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माफी चाहता हूं। हाल छोटा पड़ गया, लेकिन दिल में आपके लिए प्रेम की और स्नेह की कमी नहीं है। फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश. Today we feel deeply honored with the gracious presence of our distinguished and esteemed guests on the dais. May I now request our guest of honor, His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi, President of the Republic of Suriname, to kindly address on the occasion. धन्यवाद धन्यवाद. नमस्कार नमस्कार आप सब लोग के लिए नमस्कार. Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi, Honorable Minister of External Affairs Dr. Jaishankar, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh Shri Shivraj Singh Chauhan, President of the Cooperative Republic of Guyana my brother, Dr. Mohammed Irfan Ali, distinguished ministers, distinguished ladies and gentlemen. Good morning. Namaskar. महोदय, भारत की प्रधानमंत्री, आपको हृदय से मेरा नमस्कार और प्रणाम. First, let me offer also my heartfelt condolences to you, Prime Minister, and I'm doing that with this text. Janani Janma Bhumishta Swarga Dapi Gari Yasi. एक माँ और एक मातृभूमि स्वर्ग से भी भरकर है. Today is my great privilege to set foot on the soil of mesmerizing Indore, the largest city in beautiful Madhya Pradesh, known as the cleanest city in India and evolving as one of the smart cities to speak as your special guest of honor at this August Pravasi Divas. Allow me also, on behalf of the people and the government of the Republic of Suriname, to express to the government of India and the government of Madhya Pradesh our sincerest gratitude for the warm hospitality rendered to me and my delegation. Ladies and gentlemen, this convention is a great momentum for new opportunities to explore for both our nations. In the so-called Amrit Kaal of New India, which was introduced by Prime Minister Narendra Modi in 2021, which we support. With the projected 25 years of sustainability should not only be spread to all areas and places in India, but it should also get outreach to our diaspora nations and our diaspora people, and that is also one of the reasons why we are gathered here today. Prime Minister Modi, how can we support your philosophical vision of Amrit Kaal and this Pravasi Divas to our diaspora nations and to all our people of Indian descent? I believe that this concept needs to be developed, promoted, and institutionalized in our nations and among our people. Therefore, today, I'm presenting you some ideas for further consideration. For example, for the Caribbean diaspora, an Indian diaspora institution can be established in the Caribbean region for training in Hindi language, training in culture, etc. An academy in the Caribbean for supporting of film industry where the talented diaspora youth can get the opportunity to showcase their talent, training in yoga, Ayurveda, and spirituality as a way of life. To enable this, a diaspora fund should be created
for the diaspora projects and programs in the region. Also, founding of training centers, schools in different areas and places of our countries should be initiated to learn the Hindi language, our bhasha, but also learning about our religions and culture and our parampara, our tradition. The establishment of a Caribbean high-tech training institution in modern technology should be welcomed for the diaspora nations to support the IT skills among our citizens. My country, Suriname, is willing to host one of those institutions. Ladies and gentlemen, recently we initiated the idea to establish an innovation hub for the youth of the Caribbean for science studies, studying climate change and biodiversity, which can be integrated and applied in this IT institution. Another proposal is investing in companies creating semi-finished products where Indian companies can develop and produce products in our own region to strengthen the local communities and economy. This will develop and support our own local industry, local content. For example, instead of only importing logs from our country, wood furniture can be produced also locally based on the win-win principle. A regional enterprise for pharmaceuticals to produce affordable medicines for our people in the region, and also developing renewable energies in the diaspora nations that should be supported and expanded for the energy security. Another idea is the establishment of Indian financial institutions and banks for ease of doing business and trade in our region that will support financial inclusion of our business community and the people, but also to see this as a solution of financial exclusion by the threat of de-risking of several banks in the Caribbean nations by foreign banks, but also promotion of South-South cooperation, promoting connectivity through air and water connections for our nations, and creating and expanding joint markets for each other's products, and promoting movements of persons and goods through water and air connectivity. Supporting and promoting programs for the use of high technology by India for communication, education, and access to information to support knowledge and strengthen the human well-being for everyone in the community in our region. Ladies and gentlemen, very often, and you witness it every day, we are informed about the role and position of Indians in top companies of the world, in the health sector, in all modern medical institutions, IT world, and also the financial sector. The question is how we can benefit more from this wealth of knowledge and expertise in the diaspora community. Ladies and gentlemen, those are some thoughts. I see many opportunities for even a closer diaspora cooperation with Indian counterparts in all areas for the next 25 years. And I make use of this opportunity to invite all relevant actors from both sides to sit around the table and explore the new avenues of cooperation. Even on the highest levels of government, we should have more interactions and strategic dialogue to support and implement the vision of Amrit Kaal. Prime Minister Modi, my country, Suriname, is honored to mark the 150th anniversary of Indian arrival in Suriname in 2023, a significant milestone in the long and rich history of relations between our two countries. This is a memorable occasion. It's a time to celebrate the cultural ties forged between Suriname and India over the past 150 years and to reflect on how our two nations have worked together to promote understanding, cooperation, and mutual respect. The arrival of the immigrants from India and their progressive involvement in the Surinamese society
has contributed and enriching cultural expressions and experiences. But they manage to keep their values, their dharma, and their identity, their pahichan. It is crucial to nurture these historical and cultural bonds and look ahead and chart a path towards broader economic and trade engagements and increased investment between our nations. With this in mind, it's now time that we benefit from a more mature type of diaspora cooperation, one that is also based on spiritual principles to eradicate poverty and also consciousness where real wealth is held. Despite the immense challenges of climate change, energy transition, and food security, we have to resolve all these challenges that we face as quickly as we can and with joint effort and commitment. We already have a solid partnership with many areas of cooperation, and with the relevant Indian authorities will undoubtedly advance the objectives of an enhanced and strategic partnership. Excellencies, friends, ladies and gentlemen, I'm aware of the fact that all crises and challenges can be faced. I see possibilities and opportunities. India has proven to be a reliable partner in regional and global matters. I express our appreciation that we'll have the opportunity to advance the voices of the Global South during the upcoming South Summit. In closing, ladies and gentlemen, I'm coming back to the theme of this event, Diaspora, Reliable Partner for India's Progress in Amrit Kaal. I wish to remark that this is a very timely and opportune theme. I view Amrit Kaal as the beginning of a new era, starting now, the first month in 2023. The nectar is now available after many years of hardships faced by our ancestors. But only when we work towards our goals of sustainability with sincerity and smartness, this mission is accomplished. Prime Minister Modi, your leadership and vision for the G20 expressed by the theme, One Planet, One Family, One Future, is fully embedded in the philosophy, namely Vasudeva Kutumbakam Mahurbhava Janeyaya Jaivyam Janam. The world is one family. Human life is divine. Thank you. Dhanyabad. May the Almighty bless you. Thank you very much. Thank you so much, His Excellency. Ladies and gentlemen, we feel honored to invite our chief guest, His Excellency Dr. Mohammad Irfan Ali, President of the Cooperative Republic of Guyana. May I request you, sir, to kindly address the august gathering. Thank you very much. Prime Minister Shri Narendra Modi, my distinguished brother, President Santokhi, distinguished ministers, Chief Minister of Madhya Pradesh, distinguished ladies and gentlemen. I'm delighted to be here once again in the Republic of India, the birthplace of my ancestors, and a country which afforded me the opportunity to pursue higher education. India belongs to all of us. I want to take this opportunity also to thank the Chief Minister, the government, and the people of Madhya Pradesh for your kind hospitality, your love,
and the way in which you welcome us to this beautiful city. I thank the Prime Minister of India for his invitation extended to me to participate in this convention. I express my appreciation for the warm and gracious hospitality extended to me and the members of my delegation, the largest private sector delegation to ever visit India from Guyana. Today is a significant day in the history of India, for it was on the 9th of January 1915, Mohandas Karamchand Gandhi returned home to India from South Africa. It was on this day, 107 years ago, that the once physically frail-looking but morally firm and formidable man returned and intensified the struggle for India's independence. India's independence was an inspiration for freedom-seeking peoples around the world. It ignited their hopes and aspirations of freedom and a better future for them and their progeny. India has used the fruits of its independence to assist other developing countries. And on this point, Prime Minister Sri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude. When the world locked its borders and globalization failed, you showed the world that globalization can still succeed and there is still love when the hardest of times hit us. When the world could not find vaccine and you faced the challenge of the COVID-19 pandemic, you showed the world what real love and hope is when you shared vaccine with the rest of the world. I stand here very proud of your work, very proud of your love, and very proud of your demonstration of what real love and hope should look like. I take this opportunity to express once again my profound appreciation for India's support to Guyana. Since the establishment of diplomatic relations between our two states, Guyana has benefited from robust cooperation with India in the fields of agriculture, culture, diplomacy, education, health, housing, information communications technology, infrastructural development, investment, renewable energy, sport, trade, and water. Today, Guyana pursues similar ideals like Prime Minister Sri Narendra Modi. As President, I find commonality in the philosophy, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, which is bringing everyone together, pursuing growth and development, and winning and building trust for everyone. This is the path that marries unity with prosperity, good governance with strong leadership that you are demonstrating. As our country expands, we embrace fully the Rainbow of India concept, which builds the country among the themes of Sanskriti, Krishti, Mahela Shakti, Prakriti, Sansadan, Yuva Shakti, Loktandra, and Gyan, which is ensuring our country is built on the strength of its culture, agriculture, women, natural resources, youth power, democracy, and knowledge. India is a world leader in developing pratibha, talent, and utilizing Prododiki, technology, and we look forward to further collaborating in these two areas. With the development of talent and the sharing of technology, India stands way ahead of all others in developing a world that is hopeful, a world in which
Technology is not seen as an expensive tool, but technology is seen as an accessible tool to improve all of humanity. Guyana has also keenly observed India's management of relations with its diaspora. We have learned from India as we embark on a new chapter of enhancing our engagement with our own diaspora, which, like India, is scattered across the globe in almost every country. I believe that it is important that we continuously share our experiences in engaging with our respective diasporas. This convention serves such beneficial purpose. Today, I want to therefore share my perspective about diaspora relations. My country, Guyana, is a multi-ethnic society. Indians, whose ancestors first came to work in Guyana as indentured immigrants, constitute the largest ethnic group in the country. Guyana itself has a large diaspora, which is ranked as one of the largest in the world in terms of its share of the national population. One recent report suggested that almost 40% of all Guyanese live overseas. The traditional approach to diaspora relations tended to emphasize remigration, remittances, and family-based tourism. The results of this approach were mixed. Without doubt, remittances have contributed to providing economic support for thousands of Guyanese families. We also were able to attract skilled persons to return and provide the country with much-needed critical skills to rebuild the economy, to restore international creditworthiness, and to establish enterprises. But pull factors including family ties and better opportunities also led to many of them returning overseas. Guyana is now a much stronger economy than it has ever been. It is now the fastest growing economy in the world, registering a real GDP growth of 19.9% in 2021 and growth for 2022 estimated at more than 50%. On this note, Prime Minister Sri Narendra Modi, I assure you that the economic opportunity, growth, and potential of Guyana is open to the entire private sector of India to participate fully and to be involved in the transformation that is taking place. The country's economy is now in a full takeoff mode of development. This transformative stage of economic development is spawning massive economic opportunities across almost all sectors of the economy. Our intention is to position Guyana to be among the leaders in the world in energy security, climate security, food security, fresh water, and a full-scale human resource development that provides the best health and educational services, and India is an important strategic partner in achieving all of this. Guyana is mindful of the experience of other countries, which have experienced rapid growth, but also led to socioeconomic inequalities. As such, we have embraced a One Guyana agenda, which promotes greater unity and shared prosperity amongst all of our people. Our diaspora is integral to the One Guyana agenda. As such, Guyana is now embracing a diaspora integration model. This flows from our belief that diasporas should not be treated as entities that are peripheral to nationhood. Diasporas are an integral part of our nation. They may be resident outside of our borders, but they remain within our nation. They are part of us and not apart from us. As such, it is necessary when crafting policies that we seek to integrate our diaspora
into the process of national development. Policies, therefore, should be tailored to make our diasporas integral rather than incidental to nationhood. My experience has been that members of our diaspora are no less patriotic and no less fervent in their support of country. They celebrate when the national teams do well. Their hearts swell with pride when their countrymen excel and attain high office. And they are passionate in supporting their motherland. I have little doubt that this too is India's experience. Guyana, like India, is a multicultural society with different religious and ethnic groups. The celebration by the diaspora of their religious, cultural, and national festivals and events serve to reinforce the strong connection to homeland and their sense of national identity. The forging of a strong sense of national identity within the diaspora is therefore central to the model of diaspora relations that we are pursuing. One of the ways in which the diaspora reinforces national identity is by keeping alive their cultural and national traditions. These traditions promote a sense of oneness. Relations with our diaspora cannot ignore the role of religious, ethnic, and national traditions in sustaining our multicultural and national identities. Policies which promote the continued observances of religious, cultural, and national observances within the diaspora must become part of our engagement with the diaspora. If the diaspora is to become more integral in national development, it must benefit from accurate and updated information. We now live in an information age where information is now more easily accessible. But the very platforms which may make such information more accessible and more instantaneous can become sources of disinformation. It is therefore essential to establish platforms for the provision of accurate and timely delivery of information to the members of the diaspora and to counteract misinformation. We are also keen to transform the brain drain into brain gain. The technology now exists to also tap into our highly skilled diaspora. The diaspora possesses the skills and expertise that are needed for the modernization of our economy. We hope to be able to use ICT to be able to make greater use of the wealth of skills available within the diaspora, including in providing educational and health services. The diaspora integration model also embraces a role of our diaspora as an instrument of soft power. Many members of our diaspora have done exceedingly well in their adopted homelands and have risen to positions of prominence. Collectively, the size and strength of our diaspora in some developed countries attribute great influence to them. Many of the members of our diaspora are strategically placed in positions of influence to help protect and promote our national interests overseas. We look to our diaspora to project our external interests, including to protect our democracy and to defend our territorial integrity and sovereignty, particularly from external threats. We look to our diaspora to champion international causes which are germane to our national interests, including arresting climate change. Indeed, we also look to our diaspora to wield its influence in attracting and unlocking markets for our products. Our experience dictates the diaspora policies should not be cast in stone. They must remain flexible and adaptable to changing realities. The realities in my country are changing, and we have adopted a new approach to diaspora relations, one that is consistent with our goals and aspirations. Our experience has also led us to underscore the importance
of exchanging ideas about diaspora relations, and equally about creating strong diaspora networks and improving links between such networks. Before I close, Prime Minister Sri Narendra Modi, distance may be keeping us apart, but our heart and soul connects us through faith and hope. You visited Guyana even before you were Chief Minister, and you felt the love of the Guyanese diaspora. I visited and I studied here even before I became president, and I felt the love of the Indian people. We pray and hope that before the end of this year, we will have the good fortune of your visit to Guyana, so that we can share with you our development aspirations and the hope of a country that is so connected to you and the people of India. I therefore see the Pravasi Divas Convention as an important platform for not only exchanging ideas on this subject, but also fostering deeper and stronger ties among states which have significant diasporas, such as India and Guyana. I wish every success to this convention. It has been my absolute pleasure to be here and to address you. And before I close, Prime Minister Sri Narendra Modi, on behalf of the government and people of India, of Guyana, and I'm sure of India too, we want you to know that our love and support is with you and your family during this difficult period in losing your mother. You have once again demonstrated to the world the importance of motherhood through your love, your commitment, your dedication, and your honor as a good son. May God bless you, and may God bless all of us. I thank you. Thank you so much, His Excellency. Thank you so much. The Ministry of External Affairs has launched a campaign, Surakshit Jaye, Prashikshit Jaye, Go Safe, Go Trained, to promote safe and legal migration as well as overseas career prospects, जिसका मकसद है जागरूकता की मशाल जलाना कि सुरक्षित और लीगल चैनल के जरिए अगर कोई एस्पिरेंट जॉब के लिए ओवरसीज ट्रैवल कर रहा है और वो वेल इन्फॉर्म्ड भी है, तो वो बिना किसी जोखिम के सुरक्षित और प्रोडक्टिव रूप से विदेश में रह सकता है. इसी बात पर बल दे रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक पोस्टेज स्टैम्प. May I now request Honorable Prime Minister of India and His Excellency Dr. Mohammad Irfan Ali and His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi to kindly release the commemorative postage stamp with the tagline Surakshit Jaye, Prashikshit Jaye, Go Safe, Go Trained. Thank you, sir. Thank you, His Excellencies. आज हर वो व्यक्ति जो भारत की जड़ों से जुड़ा है, वो एक उजियारे विश्वास से भरा है, चाहे वो भारतवासी हो, चाहे वो प्रवासी भारतीय हो या वो भारतवंशी हो. भारत की आज जो विश्व में धाक और साख है, उससे 21वीं सदी का भारत मानो विश्व मानचित्र पर जगमगाता सा अलग ही नजर आ रहा है. और इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है, जिनकी हर सांस में भारत का स्वाभिमान स्पंदित होता है.
May I invite the Prime Minister of the largest democracy in the world, Manya Shri Narendra Modi ji, to kindly address the gathering, kindly guide us and show us the way forward. गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगीगण और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में विश्व भर से पधारे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को 2023 की मंगल कामनाएं। करीब 4 वर्षों के बाद प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन एक बार फिर अपने मूल स्वरूप में अपनी पूरी भव्यता के साथ हो रहा है। अपनों से आमने सामने की मुलाकात का, आमने सामने की बात का अपना अलग ही आनंद भी होता है और उसका महत्व भी होता है। मैं आप सभी का 130 करोड़ भारतवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, यहां उपस्थित प्रत्येक प्रवासी भारतीय अपने अपने क्षेत्रों में और साधारण उपलब्धियों के साथ अपने देश की माटी को नमन करने आया है। और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहां के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहां का आध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। अभी हाल ही में पास ही उज्जैन में भगवान महाकाल के महालोक का भी भव्य और दिव्य विस्तार हुआ है। मैं आशा करता हूं आप सब वहां जाकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे और उस अद्भुत अनुभव का हिस्सा भी बनेंगे। साथियों, वैसे हम सभी अभी जिस शहर में हैं वो भी अपने आप में अद्भुत है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन इंदौर, अपन का इंदौर, अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है।
इंदौरी नमकीन का स्वाद, यहाँ के लोगों के यहाँ पर जो पोहे का पैशन है, साबूदाने की खिचड़ी, कचौरी, समोसे, शिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं रुका। और जिसने इन्हें चखा उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा। इसी तरह 56 दुकान तो प्रसिद्ध है ही, सराफा भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। मुझे विश्वास है यहां के अनुभव आप खुद भी नहीं भूलेंगे और वापस जाकर दूसरों को यहां के बारे में बताना भी नहीं भूलेंगे। फ्रेंड्स, दिस प्रवासी भारतीय दिवस is special in many ways. We celebrated 75 years of India's independence just a few months ago. A digital exhibition related to our freedom struggle has been organized here. It brings the glorious era in front of you again. Friends, the nation has entered the Amrit Kaal of the next 25 years. Our Pravasi Bhartiyas have significant place in this journey. India's unique global vision and its important role in the global order will be strengthened by you people. साथियों, हमारे यहां कहा जाता है स्वदेशो भुवनत्रयम्, अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है। इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। हम दुनिया के अलग अलग कोनों में गए। हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी। हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए। अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकती हैं, भारत ने और भारतीयों ने करके दिखाया। आज अपने करोड़ों प्रवासी भारतीयों को जब हम ग्लोबल मैप पर देखते हैं तो कई तस्वीरें एक साथ उभरती हैं। दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके साक्षात दर्शन होते हैं। दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास भी होता है। दुनिया के अलग अलग देशों में जब सबसे शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती है तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का भारतीय गौरव अनेक गुना बढ़ जाता है।
और जब हमारे इन प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत इसकी आवाज सुनाई देती है। इसलिए ही तो मैं आप सभी को, सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत, ब्रांड एम्बेसडर कहता हूं। सरकारी व्यवस्था में राजदूत होते हैं, भारत की महान विरासत में आप राष्ट्रदूत होते हैं। फ्रेंड्स, योर रोल as India's brand ambassador is diverse. You are brand ambassadors of Make in India. You are brand ambassadors of yoga and Ayurveda. You are also brand ambassadors of India's cottage industries and handicrafts. At the same time, you are also brand ambassadors of India's millets. You would already know that 2023 has been declared by the United Nations as the International Year of Millets. I appeal to you to take some millets products with you while returning. You also have another important role to play in these rapidly changing times. You are the people who will address the world's desire to know more about India. Today, the whole world is waiting and watching India keenly with great interest and curiosity. It is important to understand why I'm saying this. साथियों, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकास की जो गति प्राप्त की है, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो असाधारण है, अभूतपूर्व है। जब भारत कोविड महामारी के बीच कुछ महीनों में ही स्वदेशी वैक्सीन बना लेता है, जब भारत अपने नागरिकों को 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज मुफ्त लगाने का रिकॉर्ड बनाता है, जब वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था बनता है, जब भारत विश्व की बड़ी इकोनॉमी से कॉम्पीट करता है, टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल होता है, जब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनता है, जब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मेक इन इंडिया का डंका बजता है, जब भारत अपने दम पर तेजस फाइटर प्लेन, एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस विक्रांत और अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन बनाता है, तो स्वाभाविक है दुनिया और दुनिया के लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि भारत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि भारत की स्पीड क्या है, स्केल क्या है, भारत का फ्यूचर क्या है। इसी तरह जब कैशलेस इकोनॉमी की बात होती है, फिनटेक की चर्चा होती है, तो दुनिया ये देखकर हैरान में है कि विश्व के 40% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं। जब स्पेस के फ्यूचर की बात होती है तो भारत की चर्चा स्पेस टेक्नोलॉजी के मोस्ट एडवांस देशों में होती है। भारत एक बार में 100 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बना रहा है। सॉफ्टवेयर और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी ताकत
दुनिया देख रही है। आप में से बहुत से लोग भी इसका बहुत बड़ा जरिया है। भारत का ये बढ़ता हुआ सामर्थ्य, भारत का ये दमखम, भारत की जड़ों से जुड़े हर व्यक्ति का सीना चौड़ा कर देता है। वैश्विक मंच पर आज भारत की आवाज, भारत का संदेश, भारत की कही बात एक अलग ही मायने रखती है। भारत की ये बढ़ती है ताकत आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। और इसलिए भारत के प्रति जिज्ञासा, भारत के प्रति क्यूरियोसिटी भी और बढ़ेगी। और इसलिए विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की, प्रवासी भारतीयों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। आपके पास आज भारत के बारे में जितनी व्यापक जानकारी होगी, उतना ही आप दूसरों को भारत के बढ़ते सामर्थ्य के बारे में बता पाएंगे और तथ्यों के आधार पर बता पाएंगे। मेरा आग्रह है कि आपके पास कल्चरल और स्पिरिचुअल जानकारी के साथ साथ भारत की प्रगति की अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। साथियों, आप सबको ये भी पता है, इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। हमें G20 केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं, बल्कि जन भागीदारी का एक ऐतिहासिक आयोजन बनाना है। इस दौरान विश्व के विभिन्न देश भारत के जन जन के मन में अतिथि देवो भव की भावना का दर्शन करेंगे। आप भी अपने देश से आ रहे प्रतिनिधियों से मिलकर उन्हें भारत के बारे में बता सकते हैं। इससे उन्हें भारत पहुंचने से पहले ही अपनत्व और स्वागत का एहसास होगा। साथियों, और मैं तो ये भी कहूंगा कि जब G20 समिट में, क्योंकि कोई 200 मीटिंगें होने वाली है, G20 समूह के 200 डेलीगेशन यहां आने वाले हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाने वाले हैं। वापस जाने के बाद वहां पर रहने वाले प्रवासी भारतीय उनको बुलाएं, भारत में गए थे तो कैसा रहा, उनके अनुभव सुने। मैं समझता हूं कि उनके साथ हमारे बंधन को और मजबूत करने के लिए अवसर बन जाएगा। साथियों, आज भारत के पास न केवल दुनिया के नॉलेज सेंटर बनने का, बल्कि स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य भी है। आज भारत के पास सक्षम युवाओं की एक बड़ी तादाद है। हमारे युवाओं के पास स्किल भी है, वैल्यूज भी है और काम करने के लिए जरूरी जज्बा और ईमानदारी भी है। भारत की ये स्किल कैपिटल दुनिया के विकास का इंजन बन सकती है। भारत में उपस्थित युवाओं के साथ ही भारत की प्राथमिकता वो प्रवासी युवा भी हैं जो भारत से जुड़े हैं।
हमारे नेक्स्ट जनरेशन युवा जो विदेश में जन्मे हैं, वहीं पले बड़े हैं, हम उन्हें भी अपने भारत को जानने समझने के लिए कई अवसर दे रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन प्रवासी युवाओं में भी भारत को लेकर उत्साह बढ़ता चला जा रहा है। वो अपने माता पिता के देश के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम युवाओं को न केवल देश के बारे में गहराई से बताएं, बल्कि उन्हें भारत दिखाएं भी। पारंपरिक बोध और आधुनिक नजर के साथ ये युवा फ्यूचर वर्ल्ड को भारत के बारे में कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से बता पाएंगे। जितनी युवाओं में जिज्ञासा बढ़ेगी, उतना ही भारत से जुड़ा पर्यटन बढ़ेगा, भारत से जुड़ी रिसर्च बढ़ेगी, भारत का गौरव बढ़ेगा। ये युवा भारत के विभिन्न पर्वों के दौरान, प्रसिद्ध मेलों के दौरान आ सकते हैं या फिर बुद्ध सर्किट, रामायण सर्किट का लाभ उठा सकते हैं। वो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हो रहे कार्यक्रमों में भी जुड़ सकते हैं। साथियों, मेरा एक और सुझाव है। कई देशों में भारत से प्रवासी कई सदियों से जाकर बसे हैं। भारतीय प्रवासियों ने वहां के राष्ट्र के निर्माण में अपने असाधारण योगदान दिए हैं। हमें इनकी लाइफ, उनके स्ट्रगल्स और उनके अचीवमेंट्स को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। हमारे कई बुजुर्गों के पास उस जमाने की कई मेमोरीज होगी। मेरा आग्रह है कि यूनिवर्सिटी के माध्यम से हर देश में हमारे डायस्पोरा के हिस्ट्री पर ऑडियो, वीडियो या लिखित डॉक्यूमेंटेशन के प्रयास किए जाएं। साथियों, कोई भी राष्ट्र उसमें निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति के दिल में जीवित रहता है। यहां भारत से कोई व्यक्ति जब विदेश जाता है और उसे वहां एक भी भारतीय मूल का व्यक्तित्व या व्यक्ति मिल जाता है, तो उसे लगता है कि उसे पूरा भारत मिल गया। यानी आप जहां रहते हैं, भारत को अपने साथ रखते हैं। बीते 8 वर्षों में देश ने अपने डायस्पोरा को ताकत देने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आज भारत का ये कमिटमेंट है कि आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे, देश आपके हितों और अपेक्षाओं के लिए आपके साथ रहेगा। मैं गयाना के राष्ट्रपति जी और सूरीनाम के राष्ट्रपति जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि इस महत्वपूर्ण समारोह के लिए उन्होंने समय निकाला और उन्होंने जितनी बातें आज हमारे सामने रखी है, वे वाकई बहुत उपयोगी हैं। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जिन सुझावों को उन्होंने रखा है, उस पर भारत जरूर खरा उतरेगा। मैं गयाना जी के राष्ट्रपति जी का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने आज काफी पुरानी यादें साझा की, क्योंकि जब मैं गयाना गया तो मैं कुछ भी नहीं था, मुख्यमंत्री भी नहीं था, और तब का नाता उन्होंने याद करके निकाला। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं फिर एक बार आप सभी प्रवासी भारतीय दिवस के लिए इस समारोह में आए, बीच के गैप के बाद मिलने का मौका मिला है। मेरी तरफ से आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। बहुत लोगों से मिलना होगा, बहुत लोग चीजें जानने को मिलेगी, जिससे लेकर के उन स्मृतियों को लेकर के फिर अपने कार्य क्षेत्र में लौटेंगे, अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में जाएंगे। मुझे विश्वास है
कि भारत के साथ जुड़ाव का एक नया युग शुरू होगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके अपनेपन से भरे हुए संबोधन के लिए। आपके राष्ट्रीय स्वाभिमान के स्वर सभी को एक नई ऊर्जा से भर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय। We are grateful and privileged with the august presence of His Excellency Dr. Mohammad Irfan Ali and His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi. Thank you, Honorable Governor, Madhya Pradesh. Thank you, Honorable Chief Minister, Madhya Pradesh. Thank you so much. तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। प्रवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई पुरानी यादों को भी साझा किया और प्रवासियों का बहुत बहुत स्वागत भारत देश में किया। और उन्होंने कहा कि भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं और तमाम विषयों पर उन्होंने चर्चा की और अलग उत्साह देखने को मिला प्रवासी मेहमानों में, प्रवासी भारतीयों में। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते ही उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वो कितने खुश हैं अपने देश वापस आकर और साथ ही अपने प्रधानमंत्री को सुनकर। और कई उनकी डिमांड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और इसके बाद लंच का कार्यक्रम भी रखा गया है जहां वो प्रवासी भारतीयों के साथ लंच करते हुए नजर आएंगे। जो भी डेलीगेट्स वहां पर पहुंचे हुए हैं, अलग अलग देश के राष्ट्रपति, उनका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बहुत आभार व्यक्त किया भारत में आने के लिए। और इंदौर वासियों के लिए आज का दिन बहुत गौरवशाली दिन है, बड़ा दिन है, गर्व का दिन है, क्योंकि पहली बार इंदौर प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है और 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है ये। और इसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में तमाम दिग्गज, तमाम इन्वेस्टर्स पहुंचेंगे जो मध्य प्रदेश में निवेश की सोचेंगे। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज दूसरा दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए सभी बहुत उत्सुक नजर आ रहे हैं और साथ ही उनके चेहरे की रौनक बता रही है, क्योंकि कल से लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहे हैं। तो चलिए, ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रवासी भारतीयों के बीच पीएम मोदी पहुंचे हुए। आज भारत रिकॉर्ड बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को संबोधित करते हुए इस बात का जिक्र किया, आने वाले दिनों में भारत की ताकत बढ़ेगी। भारत के पास सक्षम युवाओं की ताकत है। तो भारत में अगर निवेश करते हैं इन्वेस्टर, तो युवा स्किल भारत में बहुत है। हमारे पास युवा स्किल है, युवाओं की ताकत बहुत है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। हर प्रवासी अपनी मिट्टी को नमन करने के लिए पहुंचा हुआ है। कई देशों में बसे हैं भारत के प्रवासी। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत के लोग अलग अलग देशों में बसे हुए हैं। जितनी जिज्ञासा बढ़ेगी, भारत उतना आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने मेहमानों का धन्यवाद किया आज के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए। सुझावों का पर खरा उतरेगा भारत, ये भी उन्होंने कहा। करोड़ों प्रवासी भारतीयों की कई तस्वीर सामने आई वासुदेव कुटुंब से। उन्होंने अलग अलग चीजों का जिक्र किया। वासुदेव कुटुंब के साक्षात होते हैं दर्शन। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास होता है। लोकतंत्र की जननी होने का गौरव बढ़ जाता है। तो लोकतंत्र की जननी की बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व करता है सम्मान। सभी प्रवासी भारतीय भारत के राष्ट्रदूत हैं। भारत के विकास की गति असाधारण है। भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है और बड़ी बात यह है कि भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। और उससे भी खास बात यह है कि मध्य प्रदेश को मौका मिला है आयोजन करने का। पीएम मोदी ने नव वर्ष की भी सभी प्रवासी भारतीयों को शुभकामनाएं दी। बाहर से आए डेलीगेट्स को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी और आने के लिए उनका धन्यवाद व्यक्त किया। 4 साल बाद आयोजित हो रहा है प्रवासी सम्मेलन। तो सभी भारतवासियों की ओर से प्रवासियों का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आप सबने भी इस कार्यक्रम को अविस्मरणीय बनाने के लिए इंदौर में ग्लोबल गार्डन बनाया है और 66 देश के प्रवासी भारतीय बहनों और भाइयों ने
इंदौर के भाई और बहनों के साथ पेड़ लगाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने झाड़ू उठाई और इंदौर ने तो ऐसी उठाई कि स्वच्छता में सिक्सर मार दिया, छक्का लगाया। ओवरऑल मध्य प्रदेश भी नंबर 1 है स्वच्छता में। प्रधानमंत्री जी के एक एक मंत्र को मध्य प्रदेश ने अक्षरशः साकार करने की कोशिश की है। 100 साल पहले हुए थे नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने कहा था कि सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके जाग रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है, बैठ रही है। एक नरेंद्र ने कहा था और दूसरे नरेंद्र के रूप में आज सचमुच में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ये हो रहा है। We extend a very warm and hearty welcome to Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Our Honorable देश के Chief सीएम Guest, His Excellency Dr. शिवराज सिंह चौहान ने भी धन्यवाद व्यक्त किया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन और मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव की बात। हम आपको बता दें कि 4 साल बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है और मध्य प्रदेश को ये सौगात मिली है और मध्य प्रदेश के लिए बड़ा मौका। इंदौर वासियों की मेहमान नवाजी सभी प्रवासियों को पसंद आई और प्रवासियों ने बहुत तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और भारत के युवाओं का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, क्योंकि भारत के युवाओं का जिक्र पूरी दुनिया में होता है। देश की ताकत युवाओं को प्रधानमंत्री ने बताया है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और 4 साल बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ है और खास बात यह है कि मध्य प्रदेश को इस बार मौका मिला। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर से हम लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सुना और देखा कि प्रवासियों में कितना उत्साह देखा गया उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे और उस दौरान जो तस्वीरें प्रवासियों की भी सामने आ रही थी, उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वो कितने खुश हैं। देखिए, पीएम मोदी जिन्हें प्रवासी भारतीय सुनना चाहते थे और पीएम मोदी जब बोले तो प्रवासी भारतीयों के मन की बात भूल गए। इंदौर को अद्भुत शहर बता दिया और कहा कि लोग इंदौर को शहर कहते हैं लेकिन मैं दौर कहता हूं। ये समय से आगे चलता है। इंदौर सफाई की तारीफ की और सबसे बड़ी बात तो पीएम ने इंदौर को अद्भुत बताते हुए आगे कहा कि अपन का इंदौर देश ही नहीं दुनिया में भी लाजवाब है। यहाँ के जितने व्यंजन हैं जो अब तक प्रवासी भारतीय खा रहे, देखिए उनका स्वाद चख रहे थे, उनकी तारीफ भी की है। पोहा, सेव, साबूदाना, समोसा, खिचड़ी, सबको उन्होंने लाजवाब बताया है। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों को एड्रेस के दौरान पीएम मोदी ने सबसे पहले 2023 की सबको मंगल कामनाएं दी हैं और उसके बाद कहा कि 4 वर्ष बाद ये बड़ा आयोजन हो रहा है जिसमें अपनों से अपनों का मिलने का दौर आमने सामने का है, उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। ये पीएम मोदी ने कहा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा ये कहाँ हो रहा है, देश के दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश यानी इंदौर के आसपास देखे श्री महाकाल लोक का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि इसकी भव्यता को जरूर प्रवासी भारतीय ये जो आए हैं वो जरूर देखें। इसके अलावा देखिए मां नर्मदा का जिक्र किया और जंगल और जो आसपास की पहाड़ियाँ टूरिस्ट प्लेस है उनका जिक्र किया। कुल मिलाकर प्रवासी भारतीयों के बीच में पीएम मोदी बोले तो प्रवासी भारतीयों की तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो रुक नहीं रही थी। और इसके अलावा 2 प्रमुख जो राष्ट्र अध्यक्ष पहुंचे हैं गयाना के और देखिए उन्होंने भी जमकर तारीफ की। जो गयाना के राष्ट्रपति हैं उन्होंने पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा, पीएम मोदी को लेकर कहा कि आपने दुनिया को बताया है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन
हो सकता है। कोरोना में देखिए देश की जो जिस तरीके से मॉडल बना देश का, जिस तरीके से पीएम मोदी ने के अलग अलग जो कदम रहे कोरोना के बीच में उन्होंने काम किया कोरोना जैसी महामारी को कंट्रोल करने में, तो तारीफ की है गयाना के राष्ट्रपति ने। और कई और ऐसे जिक्र उन्होंने करते हुए कहा कि इंडिया वर्ल्ड लीडर के तौर पर काम कर रहा है और भारत से हमने बहुत कुछ सीखा है। ये जो राष्ट्र अध्यक्ष पहुंचे थे गयाना के, उन्होंने कहा। इसके अलावा सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने संबोधन के दौरान देखिए जो इंदौर में उनका स्वागत हुआ, जो वेलकम हुआ, उसको लेकर उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया और तारीफ की है। पीएम मोदी की जो नीतियां रही हैं उनकी खुलकर खुले मंच से सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने तारीफ की है और इंडिया की हिंदी लैंग्वेज का सेंटर स्थापित करने की बात उन्होंने सूरीनाम में कहा है। आयुर्वेद और योगा का सबने जो कोरोना में लोहा माना वो उन्होंने तारीफ की और कहा है कि हम अपने देश में भी बढ़ावा देंगे। हम सूरीनाम में इंडिया के सहयोग से ऐसा हब खोलना चाहते हैं। कुल मिलाकर हिंदी भाषा और कल्चर परंपरा को सीखने की पूरी कोशिश की बात कही है सूरीनाम के राष्ट्रपति ने। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय और सभी का वेलकम करते हुए अपनी स्पीच की शुरुआत की और भारत की आज़ादी के अमृत काल में मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा अमृत वर्षा हो रही है। इंदौर वासियों ने प्रवासी भारतीयों के लिए सभी के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं और पीएम के जब मंच पर मौजूद थे उस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने पौधारोपण का भी जिक्र किया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट में मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट में के योगदान का भी जिक्र किया और उन्होंने मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को लेकर जानकारी दी। देखिए महत्वपूर्ण तो ये है कि उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से मंच से स्वामी विवेकानंद से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना की। कुल मिलाकर पीएम मोदी की जो स्पीच रही वो आधा घंटे से भी ज़्यादा चली और प्रवासी भारतीय जो सुनना चाहते थे लगातार 2 दिन से जो हम प्रवासी भारतीयों से बातचीत कर रहे थे उनका जो इंतजार था वो खत्म हो गया। पीएम मोदी की स्पीच खत्म हो गई है। अब कुछ ही देर में पीएम मोदी और जो प्रवासी भारतीयों के बीच में लंच शुरू होगा और इसके बाद जो एग्जीबिशन लगाई गई है, जो एक प्रदर्शनी लगाई गई है पीएम मोदी उसका शुभारंभ करेंगी। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं का भी जिक्र किया और भारत में युवा ताकत जो पूरी दुनिया में जानी जाती है प्रमोद, और हर कोई भारत में युवा ताकत की बात करता है, पूरी दुनिया में इस चीज की बात होती है, उस चीज का भी जिक्र किया गया। और सही बात है पहली बार भारत को ये मौका मिला, G20 इस बार भारत अध्यक्षता कर रहा है और खास बात यह कि मध्य प्रदेश को वो मौका मिला है। प्रमोद कितना बड़ा अवसर है ये मध्य प्रदेश के लिए? देखिए मध्य प्रदेश के लिए तो पहला ही अवसर है। अब आज से पहले मध्य प्रदेश में कभी प्रवासी भारतीय दिवस का ऐसा आयोजन नहीं हुआ और अब हो रहा है। देखिए सीधा सीधा आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। यदि 70 देशों के प्रवासी भारतीय आ रहे हैं, वो प्रवासी भारतीय जो विदेश में रहकर देखिए अपना झंडा गाड़े हुए हैं, वहाँ पर सक्सेस का पाठ पढ़ा रहे हैं, यदि वो अपने वतन से फिर से बहुत स्ट्रांगली यानी कुछ काम के जरिए जुड़ना चाहते हैं, वो अपना यहाँ पर कुछ काम धंधा स्थापित करने का कल मुख्यमंत्री ने कहा था बातचीत में, उन्होंने इंटरेस्ट जाहिर किया है, उन्होंने मनसा जाहिर की है, तो मध्य प्रदेश के लिए बड़ा फ़ायदा होगा। और एमपी के युवाओं से प्रवासी भारतीयों का कॉन्टैक्ट बहुत डेवलप होगा तो मध्य प्रदेश को फ़ायदा होगा। सीधा चौतरफा आप देख लीजिए। और प्रवासी भारतीय और इसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट शुरू हो रहा है, तो कई ऐसे जो प्रवासी भारतीय इस आयोजन में पहुंचे हैं वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी हिस्सा बनेंगे। कई बड़े नाम हैं, हमने देखा कल उन युवा उद्योगपतियों से चीफ मिनिस्टर ने मुलाकात की, आज पीएम मोदी भी उनसे मुलाकात करेंगे, फोटो सेशन रहेगा। तो जो प्रवासी भारत से दूर चले गए, विदेश में जाकर बस गए, उनकी कनेक्टिविटी इंडिया से और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है।
और यदि देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो उसके लिए राज्यों को आत्मनिर्भर बनना होगा पूरी तरीके से। और एमपी की जो शिवराज गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। और ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा तो देश को भी आत्मनिर्भर बनाने में एक बड़ा सुपर हैंड बनेगा। और बिल्कुल प्रमोद, और मध्य प्रदेश के युवा जो अलग अलग राज्य में जाकर या देश से बाहर जाकर काम करते हैं, वो अब मध्य प्रदेश में ही काम कर सकेंगे, क्योंकि इंदौर में ही एक बड़ा हब तैयार होने जा रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रमोद, ये जानकारी दीजिएगा, इस वक्त जहां पर आप अभी मौजूद है वहां पर कैसी हलचल है, क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए, इंदौर में जिसके लिए जाना जाता है, व्यंजनों के लिए जाना जाता है, मैं वहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ। और जैसे ही प्राइम मिनिस्टर की स्पीच खत्म हुई है तो लोग पीएम को सुनने के लिए जितने उतावले थे, और पीएम की स्पीच खत्म होने के बाद उतने ही उतावले यहाँ पर आप देखेंगे तो लंच करते नज़र आ रहे हैं। भारी भीड़ लोगों की नज़र आ रही है। जो कुछ देर पहले तक हम जो अलग अलग स्वादिष्ट व्यंजनों के बारे में बता रहे थे अपने दर्शकों को, यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है, पूरे देश भर के अलग अलग व्यंजनों को एक जगह समेटा गया है, वो आपको नज़र आएंगे। अलग अलग जो लोग हैं, जो मेहमान हैं, वो स्वाद चखते नज़र आ रहे हैं। कुछ मॉरिशस के जो प्रवासी भारतीय हैं वो इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये ठीक लग रहा है? अच्छा लग रहा है? ठीक है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, सब ठीक है। टेक एंजॉय। ये प्रवासी भारतीय है जो इंदौर के जो प्रसिद्ध व्यंजन हैं उनका लुत्फ उठाते नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। और जैसे ही स्पीच खत्म हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो सबसे पहले जो प्रवासी भारतीय वो यहाँ पर पहुँच गए। एक भाई साहब हैं थॉमस जॉन, कतर से आए हैं। क्या नाम है? थॉमस जॉन। अच्छा, मैंने सही बताया इसका मतलब। ये बताइए, खाना अच्छा लग रहा है या फिर पीएम मोदी की स्पीच आपको अच्छी लगी? पीएम मोदी का स्पीच वेरी वंडरफुल। अच्छा। एंड टू मच इनोवेटिव। अच्छा। और उसका बारे में मोदी जी जो भी बोला है, ये देश का विकास के लिए बहुत अच्छा बता दिया है। चेहरे पे अलग ही ग्लो नजर आ रहा है। एक इतने बड़े आयोजन का आप हिस्सा बने हैं, प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल हुए, क्या उसकी खुशी है चेहरे पे? वो खुशी है ना। हाँ। उसको तो वो खुशी में देखेगा तो उसने बहुत अच्छी तरह से बात की है ना। प्रवासी भारतीयों को जो लास्ट उसने जो बताया, फिर वो आगे और जो बताया नेक्स्ट ईयर में G20 का मीटिंग भी इधर इंडिया को इज गोइंग टू होस्ट। उसको लीड कर रहा है इंडिया। यस यस। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अभी G20 ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो कतर में रह के आपका जो क्या बोलते हैं, आपको प्राउड फील होता होगा भैया, इंडिया G20 को लीड कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। डेफिनेटली एज एन इंडियन आई ऑलवेज बी प्राउडेड अबाउट माय कंट्री। ओके, तो क्या अच्छा लग रहा है खाने में, वो आप एंजॉय करिए। खाने में अभी जो शुरू किया है जो भी अच्छा है, अभी देखो थोड़ा ये कैरेट, सब कुछ इंडियन है। सब कुछ इंडियन है, कुछ विदेशी नहीं है। मे बी सब कुछ इंडियन है। बिल्कुल प्रमोद, उनकी खुशी बता रही है कि जैसा कि हम कल से लगातार सुन रहे थे प्रवासी भारतीयों से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो सुनना चाहते हैं, और तस्वीरें बता रही हैं, उनके चेहरे की मुस्कान बता रही हैं कि वो प्रधानमंत्री से मिलने के बाद कितने खुश हैं। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।